वो कार्तिक रावत से शादी करके उसकी पत्नी तो बन चुकी थी, लेकिन अब शादी के बाद एक और रस्म भी होनी थी, और वो थी सुहागरात की रस्म। बाकी सारी रस्में तो उसने खुशी खुशी पूरी कर ली थी, लेकिन अभी रात वाली रस्म ने उसकी जान निकाली हुई थी। वो कैसे इस रस्म को पूरा करेगी? हालांकि उसने कार्तिक से कह दिया था कि शादी के बाद वो उसके करीब ना आए, लेकिन पता नहीं क्यों उसे कार्तिक की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। अब शादी हुई थी तो सुहागरात की रस्म से भी उसे गुजरना ही था, लेकिन उसने अपना दिल मजबूत कर लिया था, क्योंकि वो किसी भी तौर कार्तिक को अपने करीब नहीं आने देगी। उसका गला सूख रहा था और वो नानी के पास बैठी अपना टाइम काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिर कब तक? आज उसकी सुहागरात थी और नानी उसे अपने पास बिठाकर नहीं रख सकती थी। नानी की आंखें भी नींद से बंद होने लगीं जब उन्होंने कहा, जाओ सिमरन बेटा, अपने कमरे में जाओ, कार्तिक तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। और वो मरे मरे कदमों से बाहर आई थी, लेकिन कमरे में जाने की हिम्मत नहीं थी, तो वो वहीं हॉल में सोफे पर सिमट कर लेट गई। लेकिन कार्तिक को चैन कहाँ था? वो तो आज की रात उसे पा लेना चाहता था, पूरी तौर पर उसके खूबसूरत नाजुक दूधिया वजूद में खो जाना चाहता था, क्योंकि जब से उसने उसकी खूबसूरती देखी थी, उसका मन उसे पाने के लिए बेचैन था। अगले ही पल वो उसके सर पर सवार था। आंखों में छाए मदहोशी के रंग देखकर सिमरन का दिल जोरों से धड़कने लगा था। वो उसे लेकर रूम में आया था और वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बोले तो क्या बोले। उसके पूरे वजूद में एक सनसनी सी लहर दौड़ चुकी थी। खूबसूरत गुलाब के फूलों से सजा हुआ ये कमरा और उस पर जगह जगह जल रही मोमबत्तियां कमरे को बहुत ही रोमांटिक बना रही थीं। हल्की हल्की फूलों और परफ्यूम की खुशबू किसी को भी अपने जादू में जकड़ सकती थी। और जब वो कमरे में दाखिल हुई तो उसके पीछे पीछे कार्तिक भी दाखिल हुआ था। एक नज़र उसने कमरे पर डाली तो होठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई थी, जबकि सिमरन ने पलटकर कार्तिक को घूर कर देखा। ये सब कुछ क्या है? इस कमरे को इस तरह क्यों सजाया है? अभी वो ये सब कुछ बोल ही रही थी जब कार्तिक ने बेकाबू होकर अपना हाथ उसकी कमर में रखा और खींच कर अपने करीब करके दूसरे हाथ की उंगलियों से उसके खूबसूरत वजूद को छूने लगा। क्यों? क्या तुम्हें ये डेकोरेशन पसंद नहीं आई? ये खूबसूरत सुहागरात का रोमांटिक माहौल? कार्तिक को एक झटके से वो खुद से अलग करती हुई आंखों में उसके डर सवार हो चुका था। कार्तिक को देखकर हैरानी से कहने लगी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? आप जानते हैं ना मेरा और आपका रिश्ता क्या है? वो अपनी शर्ट के बटन साथ साथ खोल रहा था, उसके साथ टाई उतार कर एक तरफ फेंकता शर्ट की आस्तीन फोल्ड करते हुए कहने लगा, हाँ पत्नी हो तो मेरी, और पति पत्नी के बीच यही सब कुछ होता है। हर रात हसीन एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए मदहोशी से गुजरती है। वो जैसे जैसे उसके करीब आ रहा था, वो कदम पीछे हटा रही थी और फिर कांपते हुए अंदाज में कहने लगी, सर आप जानते हैं ना, आप क्या कह रहे हैं? प्लीज़ मुझे और मत डराइए। अगर ये कोई मजाक है ना तो देखिए मैं रो दूंगी। आपने मेरे साथ ये शादी अपनी नानी की खातिर की थी ना? मैं आपकी नानी का बहुत ख्याल भी रख रही हूँ, हर जिम्मेदारी निभा रही हूँ। मगर आप भूल रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था आप मेरे करीब नहीं आएंगे और ना ही मुझे छूने की कोशिश करेंगे। मैं वैसे ही रहूँगी जैसे मैं शादी से पहले थी। 19 साल की सिमरन अंदर से बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और पीछे दीवार से जा लगी, जबकि कार्तिक धीरे धीरे चलता हुआ उसके बेहद करीब आ चुका था। उसकी ठोड़ी पर अपनी उंगलियां टिकाकर चेहरा ऊपर उठाया, यहाँ तक कि दोनों की सांसें एक दूसरे में घुलने मिलने लगी थीं। कार्तिक बेखुदी के से अंदाज में कहने लगा, हाँ लेकिन नानी की ही तो ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ। जानती तो हो मुझे नानी से कितनी मोहब्बत है, और नानी चाहती हैं कि वो मेरी औलाद को अपनी गोद में खिलाएं। और तुम्हें ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि अपनी नानी का मैं इकलौता वारिस हूँ, तो उनके ख़ानदान को वारिस देने का फ़र्ज मेरा ही बनता है। तो फिर इस ख़ानदान का वारिस डायरेक्ट डाउनलोड तो होगा नहीं, तुम्हारे साथ वो सब कुछ तो करना ही पड़ेगा, जिसके बाद ही तुम मेरे बच्चे को जन्म दे सकोगी। जबकि सिमरन एकदम हड़बड़ाते हुए खुद को कार्तिक की पकड़ से छुड़ाने लगी, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगले ही पल कार्तिक ने अपना हाथ उसकी गर्दन पर रखा और दूसरे हाथ से उसकी शर्ट को एक ही झटके से, सुमित्रा जी आप ये कैसी लड़कियां उठाकर मेरे सामने भेज रही हैं? मुझे अपने लिए पर्सनल सेक्रेटरी चाहिए जो अनुभवी हो, समझदार हो। और आप जो लड़कियां भेज रही हैं, देख रही हैं आप इनको, कैसा हुलिया है इनका? कार्तिक रावत जोर से चिल्लाया था तो सुमित्रा भी थोड़ा सा गड़बड़ा गई थी। उसके हाथ में मौजूद 3 सीबी और थीं जो गिरते गिरते बची थीं।
एकदम हड़बड़ाते हुए कहने लगी, आई एम सॉरी सर, लेकिन आपकी कंपनी में कार्तिक रावत की पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लिए जितनी भी लड़कियां आई हैं, उनमें से कुछ को तो मैं खुद ही रिजेक्ट कर चुकी हूँ। और जिनकी सीवी मैं आपके पास लाई हूँ, ये सारी लड़कियां ऐसी हैं जो इससे पहले भी ये जॉब करती आई हैं और उन्हें काफ़ी सालों का अनुभव है। सुमित्रा अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कार्तिक रावत को तो ऐसी लड़की चाहिए थी जो न सिर्फ अनुभवी हो, पढ़ी लिखी हो, बल्कि हुस्न की दौलत से भी माला माल हो। वो शुरू से ही हुस्न परस्त रहा था। उसे खूबसूरत, महकते वजूद बेहद पसंद थे। इससे पहले भी कार्तिक रावत ने जो सेक्रेटरी रखी थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और अक्सर तो कार्तिक उसके साथ तन्हाई के पल में बेबाक शरारतें भी कर चुका था। लेकिन वो लड़की हमेशा कार्तिक रावत से दूरी बनाकर रखती थी, उसे अपने करीब नहीं आने देती थी, उसकी शरारतों पर बिदक कर दूर हो जाती थी। पिछले हफ्ते की ही तो बात है जब कार्तिक ने उसे अपने पास अपने रूम में बुलाया था और रूम लॉक करने के बाद एक हाथ से सिगरेट के कश लगाता हुआ दूसरे हाथ से उसकी कमर को छूने लगा था और वो एक झटके से दूर हुई थी। कार्तिक रावत के माथे पर बल पड़े थे और कहने लगा, ये क्या तरीका है, यहाँ आओ, तुम ये हक नहीं रखती कि मेरे छूने पर यूं उछल कर मुझसे दूर हो जाओ। कार्तिक के माथे पर गुस्से के मारे बल पड़े थे, लेकिन वो लड़की हिचकिचाकर कहने लगी, नहीं सर प्लीज़, आप ये सब कुछ करना है तो मुंबई शहर ऐसी लड़कियों से भरा पड़ा है। आप किसी को भी पैसे देकर ये सब कुछ कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी से ये काम करेंगी। लेकिन प्लीज़, मेरी शादी होने वाली है और मैं अपने होने वाले पति से बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने पति के अलावा किसी और के साथ। कहकर वो लड़की खामोश हो गई थी। आप समझ रहे हैं ना सर? उस लड़की के चेहरे पर बल पड़ चुके थे, लेकिन कार्तिक रावत के लिए ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर थी। वहीं खड़े खड़े कार्तिक रावत ने उस लड़की को फायर कर दिया। वो बेचारी कहती रह गई, सर मेरी गलती क्या है, प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिए, मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है, मैं अपना काम वक्त पर कर रही हूँ ना। मगर वो सैलरी उसके मुंह पर मारकर कह चुका था, चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम जैसी लड़की को अपने ऑफिस में नहीं रखना, जो मेरे होते हुए ये सोच रही है कि किसी और के साथ शादी करे। अगर तुम मेरे दिल को भा जाती तो मैं तुमसे शादी भी कर लेता, लेकिन अब नहीं। कार्तिक रावत उसे अच्छी खासी सुनाकर वहाँ से निकाल चुका था और अब नई पर्सनल सेक्रेटरी के इंटरव्यू शुरू हो चुके थे। अब तक लगभग कोई 50 लड़कियां उसके पास इस इंटरव्यू के लिए आ चुकी थीं, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं आती थी। जिस तरह की लड़की वो पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर चाहता था, वैसी उसे मिल नहीं रही थी। अभी भी रिसेप्शनिस्ट सुमित्रा जी झिझकते हुए अपने हाथ में मौजूद 3 सीवी उसकी तरफ बढ़ाईं, तो फाइल में से अभी सिर्फ 2 लड़कियों की ही सीवी देखकर कार्तिक उन्हें फर्श पर फेंक चुका था। जैसे उसने पेपर्स को फर्श पर पटका तो एक पेपर निकलकर बाहर गिरा था, जिस पर एक लड़की की तस्वीर लगी हुई थी। और जैसे ही कार्तिक और गुस्सा करके सुमित्रा को बातें सुनाता, उसकी नजरें उस खूबसूरत शक्ल पर ठहर सी गई थीं। बेइंतहा खूबसूरत चेहरे की वो लड़की जिसे देखकर वो जैसे एक पल को किसी जादू में जकड़ चुका था। सुमित्रा ने घबराते हुए फौरन वो सारे पेपर्स उठाना शुरू कर दिए। जैसे ही उस लड़की के पेपर पर सुमित्रा के हाथ लगे और वो तस्वीर गायब हुई तो वो होश की दुनिया में वापस लौटा था। कहने लगा, रुको, ये सीवी दिखाओ मुझे, जिस पर अभी इस लड़की की तस्वीर थी। वो समझ नहीं पा रहा था क्या कहे। सुमित्रा ने ये सुना तो हड़बड़ाते हुए कहने लगी, सर आप छोड़ें इसे, ये पता नहीं कैसे आ गई, इसकी सीवी तो मैंने अलग निकाल कर रख दी थी, पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर आ गई थी। लेकिन कार्तिक रावत ने गहरी नज़रों से उसे देखा और गुस्से से कहने लगा, इस ऑफिस की सीईओ तुम हो या मैं हूँ? मैं कह रहा हूँ मुझे वो सीवी दिखाओ। वो गुस्से से चिल्लाया तो सुमित्रा ने फौरन सीवी निकालकर कार्तिक के हवाले कर दी। उम्र 19 साल थी, एक्सपीरियंस 0 था, पढ़ाई भी कुछ खास न थी। सिंपल बीए के साथ कंप्यूटर कोर्स करके वो यहाँ पर उसकी पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लिए सीवी जमा करवाने आई थी। अगले ही पल कार्तिक ने वो सीवी उसके वापस की और कहने लगा, इस लड़की को कॉल करके फ़ौरन बुलाओ। सुमित्रा ये सब देखकर हैरान थी। वो लड़की तो पिछले 3 दिन से रोजाना सुबह से शाम तक यहाँ पर आकर बैठी रहती थी, लेकिन उसका नंबर ही नहीं आता था। जानबूझकर मिस सुमित्रा ने उसकी सीवी नहीं भिजवाई थी, क्योंकि उस जैसी लड़कियां तो पहले ही नज़र में रिजेक्ट कर दी जाती हैं। मिस सुमित्रा ये समझ ना पाई आखिर कार्तिक ने इस लड़की में ऐसा क्या देखा जो पहली नज़र में ही देखकर उसे नौकरी पर रख दिया। वो थके हारे मरे मरे कदमों के साथ घर में दाखिल हुई। जैसे ही घर में दाखिल हुई तो आंगन में रखी चारपाई पर उसका बाप बैठा बीड़ी पी रहा था। बेटी को यूं मुरझाए हुए चेहरे के साथ आते देखा तो माथे पर बल पड़ गए।
तभी कमरे से किसी के खांसने की आवाज़ आई थी। ये उसकी माँ की आवाज़ थी और अपनी माँ की हालत का सोचकर सिमरन के अंदर तक दुख उतर गया था। उसके बस में होता तो अपनी माँ की सारी तकलीफ़ें दूर कर देती। उसने एक गहरा सांस लेते हुए अपने बाप की शक्ल को देखा। उसे अपने बाप से घिन महसूस हुई थी। वो किशोर को नज़रअंदाज करके अपने कमरे की ओर बढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके बाप की आवाज़ ने उसके कदमों को रोक दिया। शक्ल तो ऐसी बना रखी है तूने जैसे आसमान सर पर टूट पड़ा है। आज भी वही चेहरे पर भाव लिए घर में दाखिल हो गई है। क्या बना तेरी नौकरी का? बाप के मुंह से ये शब्द सुनकर जल्दी से उसने अपना दुपट्टा सही किया और अपने आंसुओं को आंखों की बजाय अपने अंदर ही अंदर कहीं उतार लिया था। और फिर धीरे से चलती हुई बाप के पास आई और कहने लगी, पापा, आज भी सारा दिन बैठ बैठ कर गुजार दिया, लेकिन मुझे लगता है शायद मेरी नौकरी नहीं लगेगी। इतना सुनना था कि किशोर गुस्से से आग बबूला हो गया और कहने लगा, अच्छा, नौकरी नहीं लगी? और तेरी माँ जो खांस खांस कर मेरा जीना हराम कर चुकी है, उसका इलाज कहाँ से होगा? मेरा दिमाग घूम चुका है। तो माँ बेटी की वजह से मुझसे नहीं उठाए जाते तो माँ बेटी के खर्चे, आए दिन उसकी दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। अब मैं क्या खुद को बेचकर उसका इलाज करवाता फिरूं? सिमरन ने जब बाप की बातें सुनी तो उसे गुस्सा आया था और सपाट अंदाज में कहने लगी, पापा, इससे पहले भी तो मैं और माँ अपने खर्चे खुद उठा रहे थे। आपने तो हम पर 1 रुपया भी नहीं लगाया। आगे भी मैं अपनी माँ का और अपना खर्चा खुद उठा लूँगी। जबान चलाती है, बदतमीज। ये कहकर किशोर ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा था। वो अपना बैलेंस न बना सकी और जमीन पर गिर पड़ी। फिर पाँव की एक ठोकर उसके पेट में मारकर कहने लगा, दोबारा मेरे सामने जबान चलाई ना तो हड्डियाँ तोड़कर हाथ में रख दूंगा। किस लिए उठाता मैं तेरे खर्चे और क्यों उठाता? तू कोई मेरी सगी औलाद है क्या? तेरी माँ तुझे पीछे से उठाकर लाई थी। पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह काला करती रही होगी। ये तो मैं था जो तेरी उस लावारिस माँ को ब्याहकर अपने घर ले आया कि 2 वक्त का खाना बनाकर मेरे सामने रख देगी, हो सका तो एक बेटा पैदा करके दे देगी। मगर थी ही ऐसी कलमुही मनहूस, जब से आई है बिस्तर पकड़कर लेटी है और खर्च पर खर्च करवाए जा रही है। किशोर उसकी माँ को गालियाँ देते हुए वहाँ से बाहर जा चुका था और सिमरन अपना पेट पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। सिमरन के सगे बाप के देहांत के बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी किशोर से की थी। वो उस वक्त सिर्फ 5 साल की थी जब उसकी माँ कौशल्या इस घर में ब्याह कर आई थी। शुरू शुरू में तो किशोर का रवैया उसकी माँ के साथ ठीक ठाक था, लेकिन फिर धीरे धीरे काम चोरी और उसकी रोटियां तोड़ने की आदत ऐसी पड़ी कि घर में बैठकर रह गया। सिमरन की माँ कौशल्या कपड़े सिलाई करती थी। सिलाई बुनाई वो बहुत अच्छे से कर लेती थी, इसीलिए मोहल्ले की औरतें उनके पास आ जाया करती थीं और पैसे भी अच्छे दे दिया करतीं। अब तक उन दोनों का ऐसे ही गुजारा होता आया था, लेकिन इसके बावजूद किशोर मारने और ताने देने का कोई भी मौका हाथ से जाने न देता। मुश्किल से ही वो सिंपल बीए के साथ कंप्यूटर कोर्स कर पाई थी। उसकी माँ को सांस की बीमारी लग चुकी थी। इलाज के लिए अच्छे खासे पैसे चाहिए थे। अगर उसकी माँ को कुछ हो जाता तो वो कहाँ जाती? यही सोच सोचकर वो डर दर दर की ठोकरें खाती फिर रही थी, लेकिन अभी तक कहीं से भी उसे नौकरी के आसार नजर नहीं आ रहे थे। कमरे में जाकर उसने अपनी माँ को खाना खिलाया, उनके कपड़े बदलवाए और फिर उनके पास ही बैठ गई। आंखों से लगातार आंसू बहकर उसके गालों पर आ रहे थे। बैठे बैठे थक गई तो वहीं माँ के बिस्तर के साथ लगे बिस्तर पर लेट गई। वो बिल्कुल अपनी माँ की ही कॉपी थी, हुस्न की दौलत से माला माल, बेहद हसीन, बड़ी बड़ी नीली आंखें। कोई भी देखकर उसका दीवाना हो जाता। जहाँ भी जाती थी भूखे भेड़िए उसकी इज्जत का शिकार करने के लिए तैयार बैठे होते। रावत ग्रुप ऑफ कंपनी से पहले वो एक और खन्ना कंपनी के मालिक से मिलने गई थी। उसने उसको नौकरी के लिए तो रख लिया था, मगर अगले ही पल ऑफर की थी कि मिस सिमरन, मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी जिम्मेदारियाँ आप अच्छे से निभाएं। मैं दिन कहूँ तो दिन, रात कहूँ तो रात, आप मुझे मेरे हर वक्त करीब मिलें। सिमरन हड़बड़ाते हुए कहने लगी, सर, मैं कुछ समझी नहीं। ड्यूटी का वक्त तो 8 घंटे होता है और इन 8 घंटे में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको शिकायत का मौका ना मिले। लेकिन वो मुस्कुराकर कहने लगा, आपको आपकी तनख्वाह से डबल सैलरी मिलेगी अगर आप हर वीकेंड पर मेरे साथ फार्म हाउस चलकर मेरा और मेरे दोस्तों का दिल बहलाएं। यकीन मानिए, आपको माला माल कर दूंगा। जिन नजरों से उसने सिमरन को देखा था, सिमरन ने दुपट्टा अपनी चारों तरफ अच्छे से लपेट लिया था, फिर भी उसे उसकी नज़रें अपने शरीर के आर पार होती महसूस होने लगी। अभी वो ये सब कुछ सोच ही रही थी जब उसके फ़ोन पर कॉल आने लगी। ये मिस सुमित्रा की कॉल थी।
जो कह रही थी कि आपको कल बॉस ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। और ये सुनकर उसकी खुशी की कोई हद ना रही थी। वो खुशी से रोते हुए अपनी माँ के गले लग गई। मम्मी, मुझे लगता है हमारी किस्मत बदलने वाली है। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। मैं कल ही ऑफिस जाऊंगी और अगर हो सका तो एडवांस सैलरी भी ले लूंगी। और फिर देखिएगा आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, हमारे बुरे दिन टल जाएंगे। उसकी माँ भी खांसते हुए गहरी गहरी सांसें लेती हुई अपनी बेटी को आशीर्वाद देने लगी। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंची तो उसे बाकी सबकी लिस्ट में सबसे पहले अंदर आने को कहा गया था। बाकी जितनी भी लड़कियां मौजूद थीं उन सबको वहां से भेज दिया गया। जैसे ही सिमरन ने अंदर कदम रखा तो सामने बैठे 28 साल के कार्तिक को देखकर उसके चेहरे पर खुशगवार हैरत फैल चुकी थी, क्योंकि वो देखने में बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ चेहरे पर एक नरम मुस्कान सजाए बैठे था। कहने लगा, आइए मिस सिमरन, बैठ जाइए। वो हिचकिचाते हुए फौरन बैठ गई और अपनी सीवी आगे करने लगी, लेकिन वो हाथ के इशारे से उसे रोक चुका था। कहने लगा, बताइए क्या कर लेती हैं आप। उसने जो कुछ सीखा था वो सब कुछ उसे बताने लगी, लेकिन वो तो उसके हुस्न में खोसा चुका था। बिल्कुल यही लड़की तो उसे चाहिए थी, खूबसूरत और कम से कम उम्र। मुस्कुराकर कहने लगा, बाकी सब तो ठीक है। मैं यहाँ पर जॉब करने के लिए सैलरी आपको 40,000 दूंगा। और 40,000 का सुनकर सिमरन की आंखें खुली की खुली रह चुकी थीं। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, जिसे देखकर कार्तिक कहने लगा, लेकिन बस आपको एक काम करना होगा, ये अपना बड़ा सा दुपट्टा उतारना होगा। आप यूं इस दुपट्टे में लिपट कर यहाँ कामकाज नहीं कर सकती। वो हिचकिचाते हुए कहने लगी कि मैं शुरू से ऐसे ही दुपट्टा लेकर काम करती हूँ। लेकिन कार्तिक कहने लगा, नहीं, आपके लिए मैं अपने ऑफिस के रूल्स नहीं बदल सकता। और कार्तिक की बात सुनकर सिमरन एक गहरा सांस लेकर रह गई थी। जॉब अच्छी थी और कार्तिक से भी वो पहली ही नज़र में इम्प्रेस हो चुकी थी, इसीलिए उसने हाँ में सर झुका दिया। अगले दिन जब वो जॉब पर आई तो कार्तिक के ऑफिस में ही उसके लिए एक टेबल और एक चेयर रख दी गई, जहाँ पर कुछ फाइल्स और कंप्यूटर पड़ा था और वहीं पर बैठकर उसने अपना काम करना था। कार्तिक इस लड़की को अपने सामने ही रखना चाहता था। पहली नज़र में उसे देखकर उसके दिल की धड़कनें थम सी गई थीं। ये लड़की तो सादगी में भी कयामत ढा रही थी। कार्तिक ने आज से पहले किसी लड़की में इस कदर दिलचस्पी महसूस नहीं की थी जितनी कि सिमरन में कर रहा था। धीरे धीरे सिमरन अपनी पूरी लगन के साथ काम करने लगी थी। कोई मुश्किल पेश आती तो कार्तिक उसकी बहुत ही प्यार से मदद कर दिया करता था। जानबूझकर उसके साथ काम करते हुए कभी उसके कंधे पर हाथ रख देता तो कभी उसकी कमर पर। काम सिखाने के बहाने उसके करीब आ जाता और उसके बदन से उठने वाली खुशबू उसे अंदर से बेचैन कर रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो बस अभी यहीं पर उसे काबू करके अपने जज्बात उस पर लुटाना शुरू कर दे, लेकिन वो एक सही मौके के इंतजार में था। उस दिन उस लड़की के साथ सारा दिन रहकर उसके हुस्न से अपनी आंखें ठंडी करने के बाद जब वो घर गया तो सामने ही हॉल में उसकी नानी गुस्से से भरी बैठी थी। वो मुस्कुराता हुआ गाड़ी से उतरा और अपने बड़े से महल जैसे घर के हॉल के अंदर दाखिल होकर सबसे पहले उसने अपनी नानी को सीने से लगाया था, लेकिन नानी ने एक झटके से उसे खुद से दूर किया। दूर रहो मुझसे, नहीं है मेरा तुमसे कोई रिश्ता और ना ही तुम मेरे पोते हो, दोबारा मुझे नानी मत कहना। कार्तिक ने अपनी नानी को यूं गुस्से में देखा तो परेशान हो गया। नानी, क्या हो गया, आपको इस कदर गुस्से में क्यों है? क्या मुझसे कोई गलती हुई? बताएं, क्या किसी ने कुछ कहा है आपसे? नानी गुस्से से कहने लगी, किसी ने कुछ नहीं कहा मुझसे, जब तुम ही सारी कसर पूरी करने के लिए मौजूद हो। आइंदा के बाद मुझे नानी मत बुलाना। अगर मैं तुम्हारी नानी होती तो तुम मेरी बात मानते। और वो जानता था नानी उससे क्या मनवाना चाहती हैं। एक गहरी सांस लेकर वो उनके पास बैठ गया और कहने लगा, नानी, ये शादी वादी चक्कर मेरे बस के नहीं है, ना ही मैं शादी करके अपनी ज़िंदगी मुश्किल में डालना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे अभी तक ऐसी कोई लड़की मिली भी नहीं जो इस कदर मेरे दिल को भा सके कि मैं उससे शादी कर लूँ। नानी ने ये सुना तो आंखों में आंसू ले आई। कहने लगी, हाँ ठीक है, न तुम्हारी पसंद नापसंद के चक्कर में मैं आखिरी सांस ले जाऊंगी। अपनी नानी की इस बात पर वो तड़प चुका था। कहने लगा, नानी, आज तो आपने ये सब कह दिया, लेकिन आगे मैं आपके मुंह से इस तरह के शब्द ना सुनूं। आप जानती हैं ना मैं आपसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। माँ बाप के जाने के बाद एक आप ही मेरा इकलौता सहारा है। मैं आपको ही अब तक अपना सब कुछ मानता आया हूँ। नानी कहने लगी, अच्छा, अगर इतनी मोहब्बत है मुझसे तो मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? शादी कर लो। अगले 15 दिनों के अंदर अंदर मुझे तुम्हारी पत्नी इस घर में चाहिए। मैं तुम्हारी औलाद को अपने हाथों से खिलाना चाहती हूँ। इस खामोश घर में रहकर मेरा दम घुटता है। अपनी नानी को रोता हुआ वो बर्दाश्त कर ही नहीं सकता था। एक तरफ नानी की बात मानना भी चाहता था और वहीं
दूसरी तरफ उसे किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना आसान नहीं लगता था। उसने कुछ सोचा और फिर कहने लगा, ठीक है नानी, मैं शादी तो कर लूँगा, लेकिन लड़की मेरी पसंद की होगी, बोलिए मंजूर है? नानी कहने लगी, हाँ मंजूर है। मुझे पता है मेरा बेटा कभी भी किसी ऐसी लड़की को घर की बहू नहीं बनाएगा जो हमारे रीति रिवाज को मानने से इनकार कर दे। नानी से बात करके वो अपने कमरे में आ चुका था, लेकिन कमरे में आने के बाद उसके दिमाग में यही बातें घूम रही थीं। कुछ सोचते हुए उसने मुस्कुराकर अपने दिमाग में सिमरन का एक नक्शा बनाया। अगले दिन जब वो ऑफिस गया तो रूटीन के अनुसार सब कुछ मौजूद था। सभी एम्प्लॉयज़ काम करने में बिजी थे और इसी दौरान उसकी नज़र सिमरन पर पड़ी थी, जो एक तरफ फाइल्स खोलकर देख रही थी। मुस्कुराता हुआ वो उसके करीब गया और अगले ही पल अपना चेहरा उसके कान के करीब ले गया। जैसे ही उसने कार्तिक की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस की तो वो एकदम से हड़बड़ा गई। सर आप वो कुछ बोल ही नहीं पाई और एकदम डर के मारे अपनी कुर्सी छोड़कर उठकर खड़ी हो गई और अपने कांपते वजूद को संभालते हुए कहने लगी, सर आप मेरे इतना करीब मत आया करें, ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता। वो कहने लगा, अच्छा नहीं लगता तो अच्छा लगवाना शुरू कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत जल्द अपनी पत्नी बनाने वाला हूँ। वो एक ही सांस में सब कुछ कह चुका था, जबकि सिमरन यूँ थी जैसे काटो तो खून नहीं। वो उछलकर उससे 2 कदम दूर हुई थी और कहने लगी, ये सब क्या कह रहे हैं आप? वो बड़ी ही दिल फरेब सी मुस्कान के साथ कहने लगा, मेरी नानी चाहती हैं कि मैं शादी कर लूँ और उनके लिए एक बहू ले आऊँ। मैं शादी नहीं करना चाहता, ना ही मुझे लड़कियों में इस कदर दिलचस्पी है। मैं पूरी ज़िंदगी एक ही लड़की को देखकर गुजार दूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो और बगैर शादी के मेरे साथ रहो, फिर कुछ समय बाद मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। जबकि वो पत्थर बनी सर कार्तिक को देख रही थी। कहने लगी, आपके लिए शादी विवाह कोई खेल होगा, मजाक होगा, लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए रिश्ते बड़े पवित्र समझे जाते हैं। ये कोई खेल तमाशा नहीं है, ना ही मैं इस कदर गिरी हुई लड़की हूँ कि आपके साथ बगैर शादी के आपकी दादी की खुशी के लिए रहना शुरू कर दूँ। सॉरी सर, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। कार्तिक ने उसे यूं ना करते देखा तो गुस्से से तिल मिला गया, लेकिन खुद को शांत करते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी से डबल दूंगा। अगर तुम मेरे साथ शादी का ड्रामा करोगी तो मैं तुम्हें रोजाना इतने पैसे दूंगा जितना तुम महीने की इस ऑफिस की तनख्वाह के तौर पर पाती हो। ये सुनकर उसकी आंखें खुल चुकी थीं, लेकिन साथ ही साथ उसके माथे पर बल पड़ चुके थे। गुस्से से कहने लगी, शर्म आनी चाहिए आपको, मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करने वाली, समझे आप? मैं तो आपको बड़ा ही शरीफ और अच्छे ख़ानदान का समझ रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप भी बाकी सबकी तरह ही निकलेंगे। मुझे आपके ऑफिस में काम ही नहीं करना। ये कहकर वो वहाँ से जा चुकी थी और कार्तिक उस लड़के की इतनी हिम्मत पर हैरान हो रहा था। उसके लिए उस लड़की की जानकारी निकालना कोई मुश्किल काम नहीं था। उसकी सीप भी अब भी उसके पास थी। कुछ घंटे बाद ही सारी जानकारी उसके हाथ में थी। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, सिमरन, इतनी आसानी से तो कार्तिक तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। जब तक तुम्हारा वजूद ना पाले और अपने अंदर तक की प्यास ना मिटा ले, तब तक तुम्हें छोड़ना मेरे लिए नामुमकिन है। मानता हूँ तुम हुस्न की शाहकार हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने बिस्तर तक लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। जबकि सिमरन अजीब सी उलझन का शिकार होकर रह गई थी। वो जल्दी से घर वापस लौटी तो एक बार फिर किशोर के माथे पर बल पड़ चुके थे। कहने लगा, आज क्या हुआ? क्या ये नौकरी भी छोड़कर आ गई? यकीनन एक बार फिर किसी से मुंहजोरी करके आई होगी। मगर वो रोती हुई सीधा अपनी माँ के पास चली गई, जिनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से संभलना शुरू हुई थी, क्योंकि उनकी दवाइयाँ अब उन्हें टाइम पर मिलने लगी थीं। अपनी माँ के गले लगकर वो फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, क्या हर कोई औरत को सिर्फ अपने सुकून का सामान ही समझता है? इन अमीर लोगों को क्या हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं होता? उसे क्या समझते हैं कि पैसे के जोर पर कुछ भी खरीद लेंगे? वो रोते हुए अपनी माँ से ये बात कर रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। किशोर ने दरवाज़ा खोला तो देखते ही देखते 7 वर्दीधारी गार्ड्स हाथ में 7 तरह के शगुन की थाली लिए घर में दाखिल हुए थे। घर के बाहर एक कीमती गाड़ी खड़ी थी और सबसे आखिर में कार्तिक रावत अंदर दाखिल हुआ था। वो मुस्कुराता हुआ किशोर के गले लगा। इतने बड़े बिजनेसमैन को अपने घर की चौखट पर देखकर वो हैरान रह गया था। उसकी टांगें कांप रही थीं। बुरी तरह हिचकिचाते हुए कहने लगा, साहब जी, आप जैसा इतना अमीर इंसान हमारे घर के दरवाजे पर क्या कर रहा है? सब खैर तो है ना जी? उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था बात कैसे करे और कहाँ से शुरू करे। कार्तिक मुस्कुराकर कहने लगा, साहब जी मत बुलाएं, मैं तो आपका होने वाला दामाद बनना चाहता हूँ। आइए बैठकर बात करते हैं।
वो चलता हुआ जाकर उनके साथ मेहमान खाने में बैठ चुका था और फिर अगले ही पल मुस्कुराकर कहने लगा, सिमरन आपकी बेटी है ना? वो हिचकिचाते हुए कहने लगा, हाँ हाँ बिल्कुल, सिमरन मेरी बेटी है। कार्तिक कहने लगा, मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ और चिंता मत कीजिए, मैं महीने के महीने आपको इतनी रकम दे दिया करूँगा जिससे आपके घर का खर्चा चलता रहे, आपको कारोबार भी लगवा दूंगा। लेकिन मुझे आपकी बेटी को अपने घर की इज्जत बनाना है। जहाँ एक तरफ वो दोनों ये बातें कर रहे थे, वहीं अपने घर में गूंजती कार्तिक की आवाज़ को सुनकर सिमरन तो गुस्से से बिखर चुकी थी। वो न जाने उसके सौतेले बाप से क्या कुछ कह रहा था। वो जल्दी से उठकर मेहमान खाने तक आई थी, जहाँ पर उसका बाप बैठा मुस्कुरा मुस्कुरा कर कार्तिक से बात कर रहा था। कहने लगा, देख बेटा, मैं ना कहता था तेरी किस्मत एक दिन जरूर चमकेगी। देख कितने बड़े साहब तेरा रिश्ता मांगने के लिए आए हैं, तू तो ऐश करेगी ऐश। सिमरन के चेहरे पर नागवारी उभर आई थी। कहने लगी, ये क्या ड्रामा है? अब आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? मैं नहीं करूँगी आपके साथ शादी। यकीनन इसके पीछे आपका कोई मकसद छिपा है। पापा, इन्हें निकालें यहाँ से अभी। लेकिन वो किशोर था, लालची और पैसों का भूखा। उल्टा उसे डांट कर कहने लगा, जा यहाँ से। जब मर्द बात कर रहे हैं तो औरतों को बोलने का कोई हक नहीं। किशोर ने तो उसका रिश्ता अपनी तरफ से पक्का भी कर दिया। यहाँ तक उसे ये भी कह दिया, किसी शनिवार को आए और अपनी अमानत को लेकर जाएं। सिमरन तो सर पकड़कर बैठ चुकी थी। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो यकीनन इतने अमीर बिजनेसमैन के साथ शादी का सुनकर खुशी से फूली न समाती। लेकिन यहाँ कार्तिक का इस तरह की बात करना उसे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। अगले दिन वो सुबह सुबह कॉल करके कार्तिक से मिलने के लिए जा चुकी थी और वो बड़े धड़ल्ले से उसके ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर उससे मिलने पहुंची थी और बड़े ही गुस्से से उसने ज़ोर से हाथ मेज़ पर पटका था। कहने लगी, चाहिए क्या आपको? वो आगे से इंतहाई नरमी से कहने लगा, तुम्हें अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। और वो कहने लगी, झूठ मत बोलिए, आप मुझे सच सच बताइए, क्योंकि मैं कभी भी आपके हाथों खुद का इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। मैं कोई सामान नहीं हूँ जिसे आप पैसे देकर खरीद लेंगे। मेरे सौतेले बाप को तो आपने अपने काबू में कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं। कार्तिक ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से चलता हुआ उसके करीब आ गया। कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट पर शादी करना चाहता हूँ। मेरे लिए ये लड़कियाँ और ये सब कुछ सिर्फ एक एडवेंचर है, खेल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब नानी की ख्वाहिश है कि शादी कर लूँ, तो फिर मैं चाहता हूँ कि मेरी एक कॉन्ट्रैक्ट पत्नी हो जो मेरी नानी का ख्याल रख सके, उनकी सेवा कर सके, उनका अकेलापन दूर कर सके। और मुझे तुमसे बेहतर लड़की कोई और नहीं मिली। अगर तुम ऐसे नहीं चल सकती तो शादी करके चलो। वो उसके काफ़ी करीब आकर ये बात कर रहा था। पैसों की ज़रूरत तो उसे भी थी, अपनी माँ का वो अच्छे से इलाज करवाना चाहती थी और बस किसी भी तरह अपने बाप के तानों से अपनी माँ को अलग रखना चाहती थी। एक गहरी सांस लेकर कहने लगी, ठीक है, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आप मेरे करीब नहीं आएंगे। उसकी बात सुनकर कार्तिक रावत कहने लगा, मतलब कहना क्या चाहती हो? कहने लगी, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉन्ट्रैक्ट पर लाई गई पत्नी होंगी। आप मेरे साथ कोई भी पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बनाएंगे, बेकार में मुझे छूने की कोशिश नहीं करेंगे और ना ही आप मुझे अपना हक वसूल करेंगे। और मैं आपका कोई भी काम नहीं करूँगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी नानी का ख्याल रखूँगी। ये सब सुनकर कार्तिक रावत मुस्कुरा दिया था और अपने दिल ही दिल में कहने लगा, तुम एक बार मेरे बेडरूम तक तो आओ, फिर देखूंगा कैसे मेरी पहुंच से बाहर जाती हो। जब तक मेरा दिल नहीं भर जाता तब तक तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो अंदर ही अंदर मुस्कुराया था और कहने लगा, हाँ हाँ बेफिक्र रहो, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तुम्हारी हर बात मानी जाएगी। और सिमरन, जो कि उसे खरी खरी सुनाकर इस रिश्ते के लिए मना करने आई थी, मजबूरी के हाथों बिक चुकी थी। उसके सामने उसकी बीमार माँ का चेहरा घूम गया और फिर वो चुपचाप शादी के लिए राजी होकर ऑफिस से बाहर निकल आई थी। अगर उसकी माँ का इलाज हो जाता तो ये सौदा बुरा नहीं था। इस शनिवार को उनकी शादी होनी थी और नानी तो बहुत ज़्यादा खुश थी। सादगी के साथ कुछ लोगों की मौजूदगी में उनकी शादी कार्तिक से हो चुकी थी। उसके बाप को तो इस बात से ज़्यादा उन पैसों की खुशी थी जो बदले में कार्तिक उन्हें दे रहा था। वो अपनी माँ के गले लगकर खूब रोई थी। उसकी माँ भी उसे ढेरों आशीर्वाद देकर विदा करके जैसे एक सुकून हासिल कर चुकी थी, क्योंकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात का पता नहीं था। कार्तिक के साथ जब वो घर में दाखिल हुई तो एक पल को उसकी आंखें इस घर को देखकर फटी की फटी रह गई थीं। नानी ने उसे अपने सीने से लगाया, जो कि व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। कहने लगी, बस बेटा, तुम अब इस घर में आ चुकी हो तो देखना ये घर किस कदर खुशियों से भर जाएगा।
मेरी तो यही प्रार्थना है, भगवान तुम लोगों को हमेशा खुश रखे और बहुत जल्द मेरी गोद में मेरे कार्तिक का बच्चा मौजूद हो। ये सुनकर वो थोड़ा सा हिचकिचाई थी। फिर कमरे में जाने की बजाय वो नानी के साथ ही वहीं बैठ गई। नानी बार बार उसकी बलाएं ले रही थी कि कितनी खूबसूरत, कितनी मासूम है मेरे कार्तिक की पसंद। अरे ऐसी लड़की तो मैं भी उसके लिए न ढूंढ पाती जितनी प्यारी लड़की उसने खुद के लिए ढूंढ ली है। वो वहाँ पर बैठी नानी के साथ काफ़ी देर तक बातें करती रही। उसे नानी का व्यवहार बहुत अच्छा लगा था। नानी की मोहब्बत में वो अपनी माँ की मोहब्बत तलाश करने लगी थी। जब रात के 11 बजे तो नानी कहने लगी, बेटा जाओ, अब तुम्हारा पति तुम्हारा कमरे में इंतजार कर रहा है। मेरा कार्तिक बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। जाओ उसके साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। वो ढके छुपे शब्दों में उसको ये सब कुछ कह रही थी और वो धड़कते दिल के साथ नानी के कमरे से बाहर निकल आई थी। बार बार कदम उस कमरे की ओर बढ़ते और फिर ठहर जाते। दिल में एक अजीब सा डर लगा हुआ था। वो ये सोचने लगी कि इस कमरे में जाने की बजाय मुझे कहीं और सो जाना चाहिए। इतना बड़ा घर है, इतने ज़्यादा कमरे हैं। अगर सर के कमरे में गई तो न जाने सर कैसी बातें करने लग जाएं। वो उसके साथ एक बंद कमरे में तो बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी। यही सोचती हुई सिमरन उस घर के कमरों को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन जिस कमरे का भी नॉक घुमाती वही लॉक होता था। आखिरकार उसने लॉन्ज में ही रखे सोफे पर जाकर सोने का इरादा कर लिया। अभी उसे सोफे पर लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी जब उसे अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। अगले ही पल किसी की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करके वो हड़बड़ाकर उठी थी। इससे पहले कि एक चीख उसके गले से निकलती, सामने कार्तिक को खड़ा देखकर उसकी सांसें वहीं पर अटक चुकी थीं, जो कि बगैर शर्ट के ब्लैक सैंडो में उसके सामने खड़ा था। माथे पर बल डालकर कहने लगा, ये क्या तरीका है? यहाँ पर क्यों सो रही हो तुम? तुम्हें मैंने कहा था ना, तुम नानी से मिलने के बाद सीधा मेरे कमरे में आओगी। वो थोड़ा घबरा चुकी थी, कहने लगी, नहीं, मैं आपके साथ आपके कमरे में नहीं सोऊंगी। कार्तिक कहने लगा कि तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, समझी? अब चलो कमरे में। वो उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले आया। एक नज़र वो उस कमरे को देखकर गहरी सांस खींचकर रह चुकी थी, जबकि कार्तिक उसके करीब आकर बैठ चुका था। अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ ले जाकर कहने लगा, बहुत खूबसूरत हो तुम। और वो एकदम बेधक कर दूर हटी थी। कहने लगी, सर ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा था ना, मेरा आपके साथ इस तरह का कोई रिश्ता नहीं होगा। कार्तिक मुस्कुराकर कहने लगा, जो भी हो, पत्नी हो तुम मेरी, और आज तो हमारी सुहागरात है ना, तो फिर इतना तो हक रखता हूँ कि तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत ही सही अपने मन को सुकून दे सकूं। ये कहकर वो उसके करीब होता चला गया। कहाँ वो 28 साल का भरपूर पर्सनालिटी रखने वाला मर्द और कहाँ 19 साल की दुबली पतली नाजुक सी लड़की। नहीं सर, आप अपनी बातों से फिर नहीं सकते। कार्तिक हंसकर कहने लगा, अच्छा तो तुम मुझे रोकोगी? कैसे रोकोगी? तुम तो मुझसे अपनी नाजुक सी कलाई भी नहीं छुड़ा सकती। वो उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख चुका था। एक करंट सा था जो उसके वजूद में दौड़ता चला गया, मगर वो उससे खुद को दूर करने लगी। आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। अगर आपने अपनी हद पार की तो मैं जाकर आपकी नानी को सब सच बता दूंगी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट पर यहाँ मुझे लेकर आए हैं और कुछ समय बाद आप मुझे तलाक दे देंगे। जैसे ही उसने बात की थी, कार्तिक फौरन उससे दूर हुआ था। गुस्से के मारे उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। कहने लगा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। खबरदार, अगर तुमने मेरी नानी को कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारा हाल ख़राब कर दूंगा कि तुम अपनी शक्ल पहचानने के लायक नहीं रहोगी। अब तक तुम्हारे साथ प्यार से बात कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे नीच और गिरा हुआ ही समझ लो। कार्तिक को गुस्से में देखकर सिमरन कहने लगी, लगता तो यही है, आप जैसा अमीर कबीर बिजनेसमैन अंदर से उतना ही ठरकी है। दोबारा अगर आपने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो देखिएगा, मैं सारी सच्चाई आपकी नानी को बता दूंगी और उसके बाद आप मेरा जो चाहे हाल कर सकते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं। नानी के नाम की धमकी सुनकर कार्तिक उससे दूर तो हो चुका था, लेकिन अंदर के जज्बात अंदर ही मचल कर रह गए थे। उसने कंबल उठाया और अपना सर झटक कर सोफे पर सोने के लिए चली गई। कार्तिक कुछ देर उसे गुस्से से देखता रहा, फिर चेंज करके वो भी सोने के लिए लेट गया, लेकिन बार बार उसके अंदर की बेचैनी उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। हुस्न की तस्वीर इस वक्त उसके कमरे में मौजूद थी और वो चाह कर भी उसे पा नहीं सकता था। खुद को उसके वजूद से सुकून नहीं दे सकता था। सारी रात उसकी यूं ही सोते जागते गुजर चुकी थी। अगली सुबह वो उसके उठने से पहले ही कमरे से बाहर जा चुकी थी। अपने हाथों से उसने नानी के लिए खाना तैयार किया था, उन्हें दवा दी, जबकि सिमरन का ये प्यार भरा व्यवहार देखकर नानी बहुत खुश थी और बार बार सिमरन को आशीर्वाद दे रही थी।
कुछ ही दिनों में उसका नानी के साथ काफ़ी मेलजोल बढ़ चुका था। नानी उसे अपने पास बिठाकर अपने ज़माने के पुराने किस्से सुनाया करती और वो दिलचस्पी से सुना करती। कार्तिक ये देखकर खुश था कि घर में वाकई उस लड़की के आने से रौनक लग चुकी थी। उसके हाथ में बड़ा ही स्वाद था। और एक शाम जब किशोर और उसकी माँ कौशल्या दोनों सिमरन से मिलने आए तो किशोर तो इतने बड़े घर को देखकर दंग रह चुका था। जब उसकी माँ और नानी बातें कर रहे थे तो वो सिमरन को एक तरफ ले गया और कहने लगा, इतने अमीर घर में तो राज कर रही है, तुझे इतना नहीं हुआ कि इतने बड़े घर में अपने माँ बाप को भी रख ले और अपने पति को कहे कि हम भी इस घर में रह लें। तेरा इतना बड़ा घर देखकर तो हमें अपना वो छोटा सा पतली गली मोहल्ले वाला घर बुरा लगने लगा है। सिमरन अपने बाप के मुंह से ये बातें सुनकर हैरान रह गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कहने लगी, ये कैसी बातें कर रहे हो पापा, ये ससुराल है मेरा, मेरी क्या इज्जत रहेगी अगर मैं ऐसा कहूँगी तो? वैसे भी आपको हर महीने वो रकम दे तो रहे हैं ना, इससे ज़्यादा और मैं क्या करूँ? किशोर ने जब ये सुना तो उसे बाजू से पकड़ कर कहने लगा, बस बस ज़्यादा पटर पटर मत कर। इतने बड़े घर में अकेली राज कर रही है और हम वहाँ उन पैसों में दाल सब्जियाँ खा रहे हैं। अपने पति को कहे, मुझे पैसे दे, मुझे पैसों की ज़रूरत है, 5 लाख सीधा सीधा मेरे हाथ पर रखे, वरना तेरी माँ मेरे पास वैसे भी अकेली होती है, एक एक पाई के लिए मेरी मोहताज है। मैं उसे इतना तड़पाऊंगा कि उसकी तड़प तू देख नहीं पाएगी। बाप की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वो गहरी सांस लेकर कहने लगी, मैं अपने पति से ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाली। मैं अपने पति की नज़रों में गिरना नहीं चाहती। पहले ही मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है जब आप उनसे हर महीने पैसे लेते हैं। आपको जो भी कहना है तो आप खुद ही उनसे कह दें, लेकिन मैं इन सब में शामिल नहीं होंगी। किशोर उसका बाजू पकड़कर उसे खींच रहा था जब वहाँ पर कार्तिक आ गया। कार्तिक ने जब किशोर को यूं जबरदस्ती करते देखा तो उसके माथे पर बल पड़ चुके थे। गला खखार कर कहने लगा, अंकल खैरियत तो है ना? आप मेरी पत्नी के साथ ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं? किशोर थोड़ा हड़बड़ा सा गया था। कहने लगा, कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस इससे बात कर रहा था कि ये अपनी जिम्मेदारियां यहाँ पर ठीक से निभा रही है या नहीं। वो अपना बाजू सहलाती हुई फौरन पीछे हटकर खड़ी हुई थी। जब किशोर खुद ही कहने लगा, बेटा वो तुम जानते तो हो हम लोग गरीब छोटे से लोग हैं, इसकी माँ के इलाज के लिए बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है उसे दिल की बीमारी है, अगर जल्दी से ऑपरेशन ना किया गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए अगर हो सके तो यही कोई 4-5 लाख दे दो। सिमरन को लगा कि अभी ज़मीन फटे और वो उसमें धंसती चली जाए। वो अपना चेहरा मोड़ चुकी थी जब अगले ही पल कार्तिक कहने लगा, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? आप मुझे बताइए, मैं खुद अस्पताल में न जाने कितने लोगों का इलाज करवाता हूँ, आंटी का इलाज भी फ्री में करवा देता हूँ। बताइए कौन से हॉस्पिटल से करवाना चाहते हैं इलाज, मैं वहीं आंटी को एडमिट करवा दूंगा और आप पैसे की बिल्कुल भी चिंता न करना। ये सुनकर किशोर थोड़ा हड़बड़ा गया, जबकि अपने बाप को यूं लाजवाब होता देखकर वो वहाँ से अपने कमरे में चली आई और फिर अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद उसके माँ बाप वहाँ से जा चुके थे। जाने से पहले कार्तिक ने कुछ रकम भी सिमरन की माँ के हाथ पर रख दी थी। जब वो वापस आया तो वो गुमसुम सी बैठी हुई थी। सिमरन को देखकर कहने लगा, क्या बात है सिमरन, तुम रो क्यों रही हो? वो अपना चेहरा हाथों में छुपाए रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ़ कर दें, मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, अपनी मेहनत का ही कमाया, लेकिन मेरा ये सौतेला बाप। कहते कहते वो खुली किताब बनी कार्तिक के सामने सब कुछ कहती चली गई। कार्तिक उसकी हर बात गौर से सुन रहा था, उसका चेहरा देखता रहा। वो जो उसे अपने लिए सिर्फ सुकून का सामान समझता था और हमेशा मौके की तलाश में रहता कि किसी भी तरह वो इस लड़की का फ़ायदा उठा सके, आज उसे रोता देखकर कार्तिक की सोच एकदम बदल चुकी थी। वो उसके पास बैठा उसका सर अपने कंधे से टिका गया, जबकि सिमरन को भी एक कंधे की सख्त ज़रूरत थी। उसने रोते हुए अपना सर कार्तिक के कंधे पर टिका दिया। कितनी ही देर तक रोती हुई वो अपने अतीत की तकलीफ़ें बताती रही, मगर जैसे ही उसे एहसास हुआ वो कार्तिक के बेहद करीब है तो जल्दी से उसने अपना सर कार्तिक के कंधे से हटाया और नज़रें चुराती हुई कमरे से बाहर चली गई, जबकि कार्तिक के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। ये लड़की ऊपर से जितनी भी कठोर बनने की कोशिश करे, लेकिन अंदर से उसका दिल बहुत नरम था, दुखों से भरा हुआ, जिसे शायद किसी हमदर्द की, किसी प्यार करने वाले की सख्त ज़रूरत थी। धीरे धीरे कार्तिक का व्यवहार उसके साथ बदलने लगा था। वो भी अब कार्तिक के साथ नॉर्मल रहने लगी थी। वहीं नानी अब उन्हें छोटी मोटी नोकझोंक करते देखती तो उनके दिल में ख्वाहिश जगने लगती, न जाने कब ये दोनों उन्हें खुशखबरी सुनाएंगे। एक शाम उन्होंने खुद कार्तिक के लिए अपनी तरफ से एक बहुत ही अच्छे होटल में एक रूम बुक कराया था। ये सिर्फ कपल्स के लिए होटल था और नानी ने कहकर कमरा सुहागी सेज की तरह सजवाया था और कार्तिक को अपने पास बुलाकर कहा कि मुझे अब हर हाल में खुशखबरी चाहिए,
मैं अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत कम देखी हैं। जवानी में ही तुम्हारे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए। मेरे सारे सपने, मेरे सारे अरमान तो उनके साथ ही ख़त्म हो गए। अब बस मैं मरने से पहले तुम्हारी औलाद को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ। सिमरन को साथ लेकर जाओ, मैंने होटल बुक कर दिया है। ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी कर लो, सारा काम मैनेजर संभाल लेगा। तुम और सिमरन साथ में एक अच्छा वक्त गुजार कर आओ और मुझे जल्द से जल्द खुशखबरी सुनाओ। अपनी नानी की बात सुनकर कार्तिक की आंखों में भी चमक उभरी थी। वो खुद भी सिमरन के साथ अब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता था। उसके दिल में सिमरन के लिए जज्बात बदलने लगे थे। वो बस एक मौके की तलाश में था और ये मौका नानी ने उसे खुद ही दे दिया था। उसने मुस्कुराकर नानी के हाथों को थामा और कहने लगा, चिंता मत कीजिए नानी, बस भगवान से प्रार्थना करें वो जल्दी ही आपको खुशखबरी सुना दे। वही होगा जो आप चाहती हैं। नानी के कहने पर सिमरन को कार्तिक के साथ जाना पड़ा, लेकिन उसे पता नहीं था कि वहाँ कौन सा बड़ा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा है। उसे तो बस यही लगा कि डिनर के बाद कार्तिक उसे घर ले आएगा। लेकिन जैसे ही कार्तिक उसे कमरे में लेकर गया और कमरे को यूं खूबसूरती के साथ सजा देखकर वो एकदम से हड़बड़ा सी गई थी। मगर कार्तिक उसे अपनी बाहों में लेकर उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहने लगा, आज की रात मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाना चाहता हूँ। मेरी नानी को बच्चा चाहिए सिमरन। और सिमरन की आंखें पहले से भी ज़्यादा खुल चुकी थीं। खुद को उसके घेरे से छुड़ाते हुए कहने लगी, नानी को बच्चा चाहिए तो फिर आप उन्हें बच्चा लाकर दे दें। मुझे परेशान मत करें प्लीज़, मैं तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट पर लाई गई हूँ ना। वो उसे खींच कर अपने करीब कर चुका था। कहने लगा, तुम भले कॉन्ट्रैक्ट पर लाई हुई हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये शामिल था कि तुम मेरी नानी का ख्याल रखोगी। अब नानी की ही ख्वाहिश है कि उन्हें बच्चा चाहिए। ये कहकर वो उसे अपनी गोद में उठा चुका था और वो अपने शब्दों से, अपनी कोशिशों से उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कार्तिक तो उसके हुस्न में डूबता उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपाता चला गया था। हड़बड़ाते हुए वो खुद को उसकी पकड़ से छुटा रही थी। कार्तिक, ऐसा मत करें, ये सब कुछ सही नहीं है। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। आप मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। लेकिन कार्तिक तो बेकाबू सा हो चुका था। उसे उसकी बाहों में अपना आप समाये जा रहा था। खुद को उसके रहमो करम पर वो छोड़ भी देती, लेकिन जैसे ही ये बात उसके दिमाग में आती कि वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर उसके साथ है, तो एक झटके से उससे अलग हुई थी। मगर उसकी सारी कोशिशें दम तोड़ गईं और कार्तिक उसके लबों को कैद करते हुए उन पर अपनी शिद्दतें निछावर करने लगा। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने सारी कोशिशें करना बंद कर दी, क्योंकि अब वो और उससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकती थी। आखिर वो भी एक जवान लड़की थी, जज्बातों से भरा दिल रखती थी। पति की संगत पर उसका दिल भी न चाहते हुए भी मचलने लगा था। और फिर कार्तिक के साथ उसका जायज रिश्ता था, वो उसका पति था। कार्तिक के हाथों की शरारत उसके बदन पर जैसे जैसे हो रही थी, वो खुद भी बेकाबू होती जा रही थी और फिर धीरे धीरे पूरे तौर पर वो कार्तिक की हो चुकी थी। सारी रात वो उस पर अपनी जुनून की शिद्दतें लुटाता रहा और वो उसकी शिद्दतों को सहते हुए एकदम खामोश थी। लेकिन ये डर भी उसके दिल में बैठ चुका था कि कहीं कार्तिक उसे बच्चा पैदा करवाकर उसे तलाक न दे दे। वो तो उससे ये भी नहीं कह सकती थी कि वो उसे मोहब्बत करती है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो वो अभी भी कार्तिक के बाहों में थी। खुद को उसकी बाहों से छुड़ाकर वो जल्दी से निकली और सीधा वॉशरूम चली गई। तब तक कार्तिक की भी आँख खुल चुकी थी। उसे अपने सामने यूँ निखरा निखरा देखकर एक बार फिर उसका दिल मचलने लगा था। वो दोबारा से उसे अपने करीब करना चाहता था, लेकिन वो फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, आपने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या आपने मुझे अपने सुकून की खातिर इस्तेमाल कर लिया? अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने के बाद किसी और से शादी करूँगी तो मेरा क्या होगा? जानते हैं ना मेरे किरदार पर कैसे कैसे सवाल उठेंगे। उसके किसी और का नाम सुनकर कार्तिक उसे बाजू से दबोचकर दीवार से लगा चुका था। आंखों में एकदम से गुस्से की तेज लहर उठी थी। थोड़ी देर पहले जो उसकी आंखों में मोहब्बत भरी थी, अब उन आंखों में गुस्से की लाली उभरने लगी थी। वो पीछे से उसकी गर्दन को दबोच कर कहने लगा, क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो। अब तुम सिर्फ और सिर्फ कार्तिक रावत की हो, समझी? किसी और का नाम लेने पर भगवान का धन्यवाद करो कि अभी तक मैंने तुम्हारी जबान काट कर नहीं फेंकी। उसकी आंखों में ऐसी तड़प थी जिसे देखकर वो खुद को उससे छुड़ाने लगी। क्यों, सच्ची तो कह रही हूँ। पैसों की वजह से तो लाए हैं आप मुझे। मेरे बाप को मेरी कीमत हर महीने देते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी में मैं एक किराए की लड़की हूँ। मेरी यही तो औकात है आपकी ज़िंदगी में। फिर गुस्सा किस बात का? कार्तिक जो अब तक बर्दाश्त किए हुए था, गुस्से से कहने लगा, शट अप, जस्ट शट अप।
पत्नी हो मेरी, मोहब्बत करता हूँ तुमसे। कार्तिक रावत का नजरिया तुम्हें लेकर अब बिल्कुल बदल चुका है। वो तुम्हारे बगैर अब एक पल भी नहीं रह सकता, समझ में आया? अरे अफसोस है तुम्हारी सोच पर। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम किसी और के साथ? दिल तो कर रहा है अभी तुम्हारे दिमाग में गोली रख दूं जहां पर तुमने ऐसी गलत बात सोची। वो जो अब तक उसे सिर्फ बिगड़ा हुआ एक अमीर ज़्यादा समझ रही थी, उसके मुंह से मोहब्बत की बातें सुनकर अंदर ही अंदर उसे एक सुकून मिल चुका था। एक गहरी सांस लेकर वो कार्तिक को देखने लगी। आप सच कह रहे हैं? क्या सच में आपको मुझसे मोहब्बत है? आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे? कार्तिक कहने लगा, कभी नहीं। और फिर कार्तिक रावत तुमसे मोहब्बत करने लगा है तो तुम्हें छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले हालात और थे लेकिन अब और हैं। ये सुनकर सिमरन ने यही शर्त रखी कि अच्छा, अगर ये बात है तो आप आज के बाद मेरे पापा को पैसे देना बंद कर दें, वरना मुझे यही लगेगा कि आप मेरी कीमत दे रहे हैं। कार्तिक उसकी बात मान गया। धीरे धीरे सिमरन के दिल में भी मोहब्बत की कोपलें खिलने लगी थीं। उस दिन वो नानी के साथ बैठी उनसे बातें कर रही थी जब अचानक दरवाज़ा खुला और एक इंग्लिश अंदाज में हिंदी बोलने वाली लड़की अंदर दाखिल हुई थी। दादी कैसी हैं आप? सरप्राइज। जैसे ही सिमरन ने उसकी तरफ देखा, टाइट जीन्स और बहुत ही टाइट शर्ट में बाल खोले एक लड़की भागती हुई आई थी और आकर नानी के सीने से आ लगी। नानी भी उसे देखकर फौरन उसे प्यार करने लगी। कौन थी ये लड़की? देखने में बिल्कुल किसी फिल्मी हीरोइन जैसी लग रही थी। सर से लेकर पांव तक उसे देखने के बाद वो परेशान सी खड़ी थी। जब नानी कहने लगी, सिमरन बेटा, ये मेरे मनोहर की बेटी है जिसे मैं अपना मुंह बोला बेटा कहती हूँ। उसकी औलाद भी मुझे अपनी औलाद जैसी ही प्यारी है और ये मनोहर की इकलौती बेटी है। इसका नाम कृतिका है। उसने सिमरन से थोड़े गिरे हुए अंदाज में ही हाय हेलो की थी। कहने लगी, ये लड़की कौन है आपकी? सर से लेकर पैर तक वो सिमरन को गौर से देखने लगी, जिसने बहुत ही सादगी से लाइट ग्रीन कलर का सलवार सूट पहन रखा था। गले में बड़े ही सलीके से दुपट्टा पड़ा था। नानी अगले पल मुस्कुराकर कहने लगी, अरे नहीं बेटा, ये तो मेरी बहू है, मेरे कार्तिक की पत्नी। बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुलझी हुई बच्ची है। मैं तो इसे अपनी बहू बनाकर जैसे सातों जन्मों की खुशी एक ही जन्म में पा चुकी हूँ। जैसे ये शब्द कृतिका ने सुने, उसके हाथ में मौजूद सनग्लासेस नीचे गिर चुके थे। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हैरत से कहने लगी, ये क्या कह रही हैं दादी? ये लड़की कार्तिक की पत्नी है? ये तो कहीं से भी कार्तिक के लायक बराबर की नहीं लगती। कार्तिक के तो ख्वाब इतने ऊंचे थे तो वो इतनी खूबसूरत लड़कियों को भी भाव नहीं देता था। आखिर इस बहनजी टाइप लड़की में उसने क्या देख लिया जो इससे शादी कर ली? सिमरन को अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। जब नानी कहने लगी, कृतिका बेटा, बुरी बात, मैं तुम्हें अपनी बहू की इंसल्ट करने का हक नहीं देती। हर एक का अपना रहन सहन अलग है और ये अपने धर्म, उसकी परंपराओं का बहुत अच्छे से पालन करती है और मेरे लिए ये बहुत इज्जत की हकदार है। ये सुनकर तो कृतिका एकदम खामोश हो चुकी थी, लेकिन अपने कमरे में आने के बाद सिमरन ने खुद को नज़र भरकर आईने में देखा। लंबी चोटी में बंधे हुए बाल, सादा से कपड़े, वो भी इस घर की मालकिन होने के बावजूद एक आम सी लड़की ही लग रही थी। जब शाम को कार्तिक घर आया तो अगले ही पल कृतिका भागती हुई कार्तिक के पास गई और उसके गले में अपनी बाहें डाल दी, जबकि सिमरन तो ये देखकर अंदर तक जल भुन चुकी थी। इस अचानक आफत के लिए कार्तिक तैयार नहीं था। उसने जवाबी तौर पर उसके कंधों पर हाथ नहीं रखा। वो फौरन उसके गले लगकर कहने लगी, कितने बदल गए हो तुम कार्तिक। 2 साल में देखो क्या से क्या हो गए। वो अब भी उसकी गर्दन के पास हाथ रखे उसके करीब थी और चोर नज़रों से सिमरन को भी देख रही थी कि वो क्या जज्बात रखती है। कार्तिक ने फौरन खुद को गैर महसूस तरीके से कृतिका से दूर करते हुए कहा, तुम कब आई? अगर मुझे बता देती तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर पिक करने के लिए आ जाता। वो अगले पल उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, नहीं, मैं तो तुम्हें और दादी को सरप्राइज देना चाहती थी। अगर पहले बता देती तो कहाँ ये मुस्कुराहट देखने को मिलती। जहाँ पर कार्तिक जाकर बैठा वो उसके साथ लगकर बैठ चुकी थी और सिमरन घूर घूर कर ये सब कुछ देख रही थी और फिर नानी की तरफ देखने लगी। नानी इस वक्त कृतिका से ही बातें करने में बिजी थी। वो तो इन तीनों में एक अलग ही महसूस हो रही थी। इन तीनों में कहीं भी फिट नजर नहीं आ रही थी। इन तीनों का यूं हंसना बोलना देखकर उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आंखों से आंसू बहने लगे। कार्तिक का उसे खुद को इग्नोर करना सिमरन को अंदर तक चुभने लगा था। उसे ये डर सवार हो गया कि कहीं वो उसे कार्तिक को छीन न ले। जब खाना खाने के लिए सब लोग बैठे तो खाने को देखकर कृतिका कहने लगी, जानते हो तुम कार्तिक, मैं इतने तेल वाले खाने नहीं खाती, मुझे तो पास्ता पसंद है। तुम अपनी पत्नी से कहो ना मेरे लिए पास्ता बना कर दे।
कार्तिक ने भी कृतिका की बात सुनकर फौरन हाँ में सर हिलाया था और सिमरन से कहा, जाओ कृतिका के लिए पास्ता बनाकर ले आओ। जबकि सिमरन एक गहरी सांस लेते हुए खाने से उठकर किचन में जा चुकी थी। जब वो उसके लिए पास्ता बनाकर लाई तो अगले ही पल वो उसमें कमियां निकाल चुकी थी। अरे ये कैसा पास्ता है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी नौसिखिए ने बनाया हो। कृतिका वो पास्ता खा भी रही थी और बार बार उसमें कमियां निकालते हुए सिमरन को काफ़ी बातें भी सुना रही थी। और जब पास्ता में कमी निकालते निकालते कृतिका का मन भर गया तो एक अदा से पास्ता खाते खाते वो कभी कार्तिक का हाथ थाम लेती तो कभी उसके कंधे पर सर टिका देती। सिमरन ने जब ये मंजर देखा तो बगैर खाना खाए अपने कमरे में भाग आई और कार्तिक ने उसे खाने के लिए रोका भी नहीं था। उसे वो दिन याद आने लगे जब वो कार्तिक का इंतजार खाने की टेबल पर किया करती थी। कभी कभी उसे रात में आने में 12 भी बज जाया करते थे, फिर भी वो तभी खाना खाती जब कार्तिक घर आया करता था। आज कार्तिक की इस हरकत पर वो घुटनों में सर दिए आंसू बहा रही थी कि तभी दरवाज़ा खुला। जल्दी से उसने अपने आंसू साफ किए और खुद के ऊपर कंबल लपेट लिया, लेकिन कार्तिक उसकी जेलसी को अच्छे से समझ चुका था। अंदर ही अंदर मुस्कुराता हुआ हाथ में खाने की ट्रे लिए वो उसके सामने आकर बैठ गया और उसे उठाकर कहने लगा, चलो खाना खा लो, जानता हूँ तुम भूखी हो। कहने लगी, आपने तो पेट भरकर खा लिया ना, मैं खाऊं या भूखी रहूं, आपको इसे क्या? आपकी कृतिका आ गई है ना, जाए उसके साथ, जो आपके कभी हाथ पकड़ रही थी, कभी आपके गले लग रही थी। आपने उसको ये हक कैसे दे दिया कि वो मेरे हक पर डाका डाले? वो जिस अंदाज में हक जताते हुए ये सब कुछ बोल रही थी, कार्तिक खुशी से अंदर ही अंदर खिल उठा था। अगले ही पल मुस्कुराकर उसने सिमरन को अपने सीने से लगा लिया, उसे अपने करीब करता हुआ अपने हाथों से निवाले बनाकर खिलाने लगा। पहली बार वो मना करती रही, लेकिन उसके बार बार कहने पर उसे खाना खाना पड़ा। कहने लगा, तुमने मुझे इतना कमज़ोर समझ लिया। कार्तिक रावत जज्बातों का इतना कच्चा नहीं है जो किसी पर भी पिघल जाए। तुम वही लड़की हो जो उसके दिल तक सफ़र कर चुकी हो और हमेशा तुम ही कार्तिक के दिल पर हुकूमत करती रहोगी, समझ रही हो ना? अगले दिन वो किचन में कुछ काम कर रही थी जब कृतिका ने वहाँ पड़ी टोकरी से ताज़ा फल उठाकर खाया और वहीं पर बैठते हुए एक नज़र सिमरन को देखकर ख़ास आवाज़ में कहने लगी, बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी हालत पर। ये तुम्हारी मासियों जैसी हालत। कौन कहेगा कि तुम कार्तिक रावत की पत्नी हो? उसकी पत्नी होकर भी नौकरों की तरह हर वक्त इस घर के काम काज में लगी रहती हो। और ये सुनकर सिमरन धीरे से मुस्कुराई थी। कहने लगी, ये मेरा घर है, कार्तिक रावत की बीवी हूँ। मैं चाहे नौकरों से काम करवाऊँ या खुद नौकरों की तरह काम करूँ, इस घर की एक एक चीज़ मेरे हक में है। किसी बाहर की आई मेहमान को यह हक नहीं देती कि वो मुझे यूँ मेरे ऊपर ताने कसे। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगी और अपने घर में काम करके मुझे खुशी मिलती है और ज़्यादा बकबक करने वालों को मैं जवाब भी दे सकती हूँ। लेकिन मेहमान समझकर तुम्हें छोड़ रही हूँ। मेहमान हो, मेहमान बनकर रहो, इस घर की मालकिन बनने की कोशिश मत करो। कृतिका ने जब उसका यूं टेढ़ा जवाब सुना तो अगले ही पल उसके माथे पर बल पड़े थे। आगे बढ़कर गुस्से से कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कृतिका सिंघानिया के साथ जबान चलाने की? मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। एक तो तुमने मेरे कार्तिक पर कब्जा कर लिया, न जाने कैसे जादू टोने करके मेरे कार्तिक को काबू किया है, और मेरे सामने अब जबान भी चलाती हो। इससे पहले कि वो उस पर हाथ उठाती वहाँ पर कार्तिक आ चुका था और उसका हाथ हवा में ही रह गया जब कार्तिक की आवाज़ उसके पीछे से गूंजी थी। ये क्या हरकत कर रही हो तुम? मुझे तुमसे इस तरह की बदतमीजी की उम्मीद नहीं थी। ये पत्नी है मेरी और मेरी पत्नी को जो सम्मान नहीं करेगा उसकी मेरी नज़र में कोई इज्जत और कोई सम्मान नहीं। बेहतर है तुम दोबारा से मुझसे और मेरी पत्नी से दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नानी से मिलने आई हो ना, तो नानी तक ही सीमित रहो। कृतिका जो ये सोचकर आई थी इस बार कार्तिक के साथ अपना संबंध आगे तक लेकर जाएगी, कार्तिक से ये बात सुनकर अगले ही दिन फ्लाइट पकड़कर वापस जा चुकी थी। उसी शाम अचानक सिमरन की तबीयत खराब होने लगी। जब वो उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने ये खुशखबरी सुनाई कि वो माँ बनने वाली है और कार्तिक की तो खुशी की कोई हद नहीं थी। वो तो ये सोचकर और भी ज़्यादा खुश हो रहा था कि जब नानी को इस बारे में पता चलेगा तो वो कितनी खुश होंगी। और जब नानी को ये खबर मिली तो नानी ने तो खुशी से फ़ौरन तिजोरी की चाबी सिमरन के हाथ में दी थी, जाओ पैसे निकाल कर लाओ। और नानी ने उसी समय गरीबों में सिमरन के ऊपर से पैसे उतार कर बांटना शुरू कर दिए थे। अब तो नानी अपने कार्तिक की पत्नी के नखरे उठाते नहीं थक रही थी, जबकि सिमरन के अंदर तक सुकून उतर चुका था, क्योंकि उसे एक सच्चा हमसफ़र मिल चुका था जो उससे सच्ची मोहब्बत करता था। उसे वो मान और सम्मान देता था जिसकी वो हकदार थी। सिमरन के कहने पर
सिमरन की माँ का इलाज कार्तिक ने बहुत अच्छे हॉस्पिटल में करवाया था और उन्हें किशोर से अलग करके एक अलग फ्लैट में रखा था, जहाँ पर सिमरन की माँ के देखभाल के लिए एक नर्स और एक कामवाली भी रख दी थी। कभी कभी सिमरन अपनी माँ से मिलने जाती थी। उसकी माँ की तबीयत अब पहले से कहीं बेहतर थी। वो अब खुद से चलने फिरने लगी थी, घर के काम भी अपनी खुशी से करने लगी थी। सिमरन को खुश देखकर वो उसे आशीर्वाद देती, जबकि किशोर के हाथ से अब सब कुछ निकल चुका था। न कमाने वाली बेटी रही थी और न पत्नी जिसके सहारे वो कार्तिक से पैसे ऐंठ रहा था। अब उसे रोटी खाने के भी लाले पड़ने लगे थे और हर तरफ से जब रास्ता बंद होने लगा तो मजबूरन उसे काम करना पड़ा था, क्योंकि पेट भरने के लिए रोटी जरूरी होती है और रोटी के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। किशोर का दिमाग अब अच्छे से ठिकाने लग चुका था। सिमरन ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी यूँ इतनी आसान और खुशियों भरी हो जाएगी। कभी कभी वो कार्तिक को नज़र भरकर देखती तो जल्दी ही अपनी नज़रें चुरा लेती थी कि कहीं उसके प्यार को उसकी खुद की ही नज़र न लग जाए, क्योंकि कार्तिक उसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता था और वो अपनी मोहब्बत की, अपनी खुशियों की लंबी उम्र की भगवान से प्रार्थनाएं करती थी। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।